हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी प्रोटीन के बारे में। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंजाइम। टॉपिक क्या रहेगा? एंजाइम। क्या होते हैं एंजाइम, उसके बारे में बात करेंगे अपने। एंजाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम वर्ड को देखो क्या हुआ कि एंजाइम जो वर्ड है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। एन मतलब होता है इन, और जाइम जो वर्ड आया वो आया जाइमेज से। किससे आया? जाइमेज से। तो इन का तो मतलब हो गया अंदर, ए ई एन लिखा हुआ है ना, जो वो आई एन से मिलकर बना हुआ है। जाइमेज का मतलब होता है ईस्ट। इससे मतलब होता है ईस्ट से। तो अंदर मतलब इन, और जाइमेज मतलब ईस्ट। अब क्योंकि सबसे पहले एंजाइम जो ईस्ट से डिस्कवर किया गया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एंजाइम पड़ गया। और वैसे अगर अपने बात करें तो हाल फिलहाल में एंजाइम की लगभग 3000 अपने कह सकते हैं कि प्रजातियां खोजी जा चुकी है, या 3000 प्रकार के एंजाइम जो है वो खोजे जा चुके हैं। कितने प्रकार के? 3000 प्रकार के। और उसमें से 300 प्रकार के एंजाइमों का जो है अपने कह सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। अब ये तो बात हो गई इनके इंट्रोडक्शन की, भी एंजाइम वर्ड आया कैसे। अब बात करते हैं कि एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं। भी ये तो नाम के आधार पर परिभाषा दी गई है, और वास्तव में अगर अपन बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैव रासायनिक उत्प्रेरक, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं? जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। सो एंजाइम की डेफिनेशन क्या होगी? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट which catalyze the biochemical reactions happening in the human beings और animals और plants। ठीक है। उसके बाद में आता है एंजाइम का वर्गीकरण। तो एंजाइम, ध्यान देना, वर्गीकरण की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइम में आते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। इनका काम क्या होता है? जैसा कि नाम भी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन का काम करते हैं। ध्यान रखना, ये एंजाइम के वर्ग हैं, क्लासेस हैं, या ये कह सकते हैं ग्रुप्स हैं, नाम नहीं है एंजाइम के। दूसरा आता है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मतलब होता है ट्रांसफर वर्ड से है, मतलब स्थानांतरण करना। तो दो पदार्थों के समूह का विनिमय यानी आदान प्रदान। तो ए बी और सी डी था, इसने इसको ए सी और बी डी में कन्वर्ट कर दिया। सी और जो बी था वो आपस में क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। उसके बाद में अगला आता है हाइड्रोलाइसिस, मतलब जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस के जो काम आते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो जो एंजाइम जल अपघटन का काम करते हैं वो हाइड्रोलाइसिस में आते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे AB+H2 से क्या बन गया? AOH+HB बना। कैसे? H2O इसने लिखा है H और OH, तो A के साथ OH- और B के साथ H+। फिर आता है लाइसेज। जल अपघटन के अलावा अगर किसी ग्रुप को हटाना हो अपने को, तब फिर कौन सा समूह काम आएगा? लाइसेज। जैसे AB से तोड़ दिया A+B में। फिर आते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का मतलब होता है समावयवी। आइसोमेरेज का मतलब वो क्या होता है? समावयवी। समावयवी। तो जहां पर समावयवीकरण करना होता है या आइसोमेराइजेशन करना होता है, वहां पर इस कैटेगरी के जो एंजाइम होते हैं वो काम आते हैं। जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलना हो गया। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी यही सूत्र है, लेकिन दोनों की संरचना में अंतर होता है। तो अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना हुआ, या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, या ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ग्लैक्टोज का सूत्र भी यही होता है, तो उस स्थिति में कौन सा एंजाइम वर्ग काम आता है? आइसोमेरेज। इसी तरह माल्टोज को मान लो लैक्टोज में कन्वर्ट करना है, या माल्टोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करना है, तो
समावयवी या आइसोमेरेज कैटेगरी का काम आता है। और सबसे लास्ट में आता है लाइगेसेज। लाइगेसेज एंजाइम जो होते हैं उनका काम क्या होता है, एटीपी के साथ युग्मन करना या एटीपी जो होता है उसके साथ कपलिंग रिएक्शन करने का काम कौन करता है, लाइगेसेज। ठीक है, ये हो गया अपने। फिर आते हैं कुछ एक एंजाइम, उनके उद्गम स्थल और साथ में उसमें आता है क्या कि उनके जो अपने कह सकते हैं कि क्रिया दर क्या है, उससे उत्पाद क्या बनेंगे। क्रिया दर का मतलब है कि वो यौगिक जिस पर एंजाइम वर्क करेगा और वर्क करने के बाद में कोई प्रोडक्ट निकालेगा। देखो सबसे पहले एंजाइम आता है टाइलिन। टाइलिन कहाँ से निकलता है, मुंह की लार से। इसका क्रिया दर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, और उससे उत्पाद क्या बनाएगा, ये माल्टोज। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको हर हाल में इसको याद रखना है। फिर आता है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज वर्क करेगा किस पे, माल्टोज पे। कहाँ से निकलता है, ये आंतरस से, और माल्टोज बनाएगा क्या, ग्लूकोज। फिर आता है एमाइलोप्सिन, तो ये जो होता है वो पॉलीसेकेराइड प्रक्रिया करता है। अग्नाशी रस जो इसका क्या है, उद्गम स्थल, और इससे बनेगा क्या, माल्टोज। फिर आता है पेप्सिन, तो पेप्सिन का क्रिया दर क्या होता है, प्रोटीन। उद्गम स्थल क्या होता है, जठरस, और बनेगा क्या इससे, पॉलीपेप्टाइड। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का उद्गम स्थल यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, उद्गम स्थल का मतलब होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ये बनता है अग्नाशी रस से, और इसका क्रिया दर क्या है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, और उत्पाद इसका क्या हो जाएगा, पेप्टाइड। फिर आते हैं लाइपेज, तो लाइपेज जो है वो वसा पर काम करता है, और वसा से बनाएगा क्या, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल, और ये निकलता कहाँ से है, उधर यानी जठरस से। और सबसे लास्ट में आता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज। ये सबसे सिंपल है, नाम से पता चल रहा है कि ये डीएनए और आरएनए पे वर्क करेंगे और क्या बनाएंगे, ओलिगो और मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों की जो एकलक इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, और ये कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशी रस से। ठीक है, ये हो गया अपने कंप्लीट कौन सा, एंजाइमों के प्रकार और एंजाइम के कुछ एक उदाहरण। नेक्स्ट अपने चलते हैं एंजाइमों के कुछ एक और उदाहरण जो कि काम आते हैं स्पेसिफिक पर्पज में। जैसे कि सबसे पहले एंजाइम के एक नाम आता है ट्रायोसिनेज एंजाइम। क्या नाम आता है एंजाइम में, ध्यान रखना, ट्रायोसिनेज एंजाइम। ट्रायोसिनेज एंजाइम। अब ट्रायोसिनेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर में एल्बिनिज्म नाम की बीमारी को होने से रोकता है। इसको रोकता है, एल्बिनिज्म नाम की बीमारी को होने से रोकता है कौन, ट्रायोसिनेज। दूसरा इसके अंदर आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, रक्त के थक्के को घोलने का काम करता है। रक्त के थक्के को घोलने का काम करता है। ये कहाँ काम आता है कि कई बार जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जो रक्त का जो होता है अंदर ही अंदर थक्का बनने लगता है, तो उसको घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ये दो एंजाइम हैं जो दे रखे हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, और ये पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना ये। और एक और चीज़ बच्चों आप इसमें ध्यान रखना कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम के नाम के लास्ट में एक अनुलग्न लगता है, क्या, एस। क्या लगता है, एस, यानी ASE। जो भी ज़्यादातर आप एंजाइम के नाम देखते हैं उनके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, एस। जैसे माल्टेज हो गया और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज हो गया, ये जैसे यहाँ पर देखो नाम दे रखे ना, माल्टेज, लाइपेज, इस तरह से। तो नाम के ज़्यादातर एंजाइम के नाम के लास्ट में क्या लगता है, ASE। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं एंजाइम के गुण। क्या आते हैं, एंजाइम के गुण। ये देखो सिंपल से है। पहला जो गुण इसके अंदर आता है तो ध्यान रखना, इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है एंजाइम की। क्या होती है, विशिष्ट प्रकृति या स्पेसिफिक नेचर होती है। स्पेसिफिक नेचर होने का मतलब है कि कोई एक एंजाइम जो है किसी एक ही क्रिया दर पर काम करेगा, एक से ज़्यादा क्रिया दर पर काम नहीं करेगा। जैसे माल्टेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ माल्टेज पर ही वर्क करेगा, उसके अलावा किसी और पे वर्क नहीं करेगा।
दूसरा आती है इसकी कोलाइडी प्रकृति होती है, कोलाइडल नेचर होती है इसकी, कोलाइडल नेचर यानी कोलाइडी प्रकृति होती है। थर्ड इसके अंदर आता है कि विशिष्ट पीएच होती है, भाई एक फिक्स पीएच होती है, अगर वो पीएच है तब तो ये अच्छे से काम करेंगे, अदरवाइज ये अच्छे से काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं गुण में, वो आता है कि ये बहुत कम मात्रा में भी प्रभावी होता है, कम मात्रा में भी प्रभावी होता है। इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अपने को यूज़ करनी पड़े, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक क्या होते हैं, प्रभावी। इतने प्रभावी कि मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि ये 10 की पावर 20 टाइम्स यानी 10 की पावर 20 गुना तक किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा विशिष्ट प्रकृति है, इसका ध्यान रखना। ये विशिष्ट प्रकृति का मतलब होता है कि एक एंजाइम एक क्रिया दर परिवर्तन करेगा, सभी परिवर्तन नहीं करेगा। यानी कि जैसे कि एक ताले के लिए एक चाबी होती है, इसी तरह एक क्रिया दर के लिए एक एंजाइम होता है। और ध्यान रखना एक बात इसके अंदर कि एंजाइम जो है, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है अपने को कि एंजाइम जो है हो सकता है कि कोई जीव नहीं, एंजाइम कोई जीव नहीं है, ये एक तरह से प्रोटीन है। ध्यान रखना, इनमें कोई जीवन नहीं होता है। एंजाइम्स के अंदर एक अणु होता है प्रोटीन का जो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, जीव नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बहुत बार ये अपने को वर्ड जो कंफ्यूजिंग लग सकता है कि एंजाइम शायद कोई सूक्ष्म जीव होगा, नहीं, सूक्ष्म जीव नहीं है, ये क्या है, एक प्रोटीन का अणु है जिसके अंदर कोई भी जान नहीं होती, यानी इसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती। तो ये तो हो गए इसके गुण। फिर इसके बाद में इसकी जो आती है वो आती है क्रियाविधि। देखते हैं इसमें कि क्रियाविधि क्या होती है। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, और गुणों में अपने पढ़ा कि बहुत अधिक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ऐसा क्यों है कि एंजाइम जो होते हैं वो बहुत अधिक प्रभावी होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। इसको आप इस उदाहरण से समझो कि हमारे शरीर में भोजन को पचने में मुश्किल से 5 से 7 घंटे लगते हैं। पचने का मतलब है कि जो चावल रोटी वगैरह अपने खाई है वो अणुओं में टूट चुका है बिल्कुल, लेकिन वही अगर चावल या रोटी वगैरह अपने बाहर रख दें तो उसको अणुओं में टूटने में महीनों का समय लग जाएगा, लेकिन हमारे शरीर में वो घंटों में हो गया। तो ऐसा क्या है एंजाइम्स में जो अभिक्रिया की दर को इतना तेज कर देते हैं कि तुरंत अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एंजाइम अधिक प्रभावी क्यों है। तो उससे पहले अपनी बात करते हैं कि प्रभावी होने का कारण क्या है, प्रभावी क्यों होते हैं ये। तो ध्यान रखना, इसमें जो थ्योरी आती है वो ये आती है कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो अभिक्रिया को नया पथ प्रदान करते हैं, और उस नए पथ की सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। नए पथ की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है, और इसीलिए क्या होता है कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिक्रिया की दर में बहुत वृद्धि होती है, बहुत वृद्धि होती है, जिसके कारण एंजाइम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगर अपने बात करें एग्जैक्ट तो क्या होता है कि एंजाइम जैसे गया अभिक्रिया में, वो अभिक्रिया को नया पथ प्रदान करेगा, उस नए पथ की सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू जो पहले वाला पथ था उसके, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकारक उत्पाद में बदलेंगे और अभिक्रिया जो है क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा का वो ऊर्जा होती है जो किसी अभिकारक को चाहिए उत्पाद में बदलने के लिए। यहाँ पर ये और बात कर लेते हैं अपने सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक, उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर a reactant to convert into product is known as
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और सेकेंड ऊर्जा क्या होगी? प्रकाश मैंने बता दी। और इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम जो होता है वो एक नया पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, और उस नए पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत लेस होती है, इसीलिए मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होती है? एक्सट्रीमली जो है अपने कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट होता है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, जो कि अपने कह सकते हैं कि लास्ट लेग है इसका टॉपिक का। तो बात करते हैं इसके बारे में, क्या होते हैं ये क्रियाविधि में। तो सबसे पहले बात करें कि यदि क्रियाविधि इसकी देखो बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। 4 ही चीज़ें लिखनी है आपको। क्रियाविधि में पहले क्या होता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी क्रियाद्रव्य जुड़ते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होगा एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में, यानी एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में। फिर ये एंजाइम मध्यवर्ती संकुल यानी एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी एंजाइम उत्पाद संकुल में। और सबसे लास्ट में क्या होगा कि एंजाइम उत्पाद संकुल जो है वो टूट जाएगा और क्या बनाएगा? एंजाइम और उत्पाद। यहाँ ई का मतलब क्या है? एंजाइम। क्या मतलब है? एंजाइम। एस का मतलब है क्रियाद्रव्य यानी सबस्ट्रेट। क्या मतलब है? सबस्ट्रेट। पी का मतलब है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और आई का मतलब है मध्यवर्ती। क्या मतलब है? मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट। बस ये क्रियाविधि है। यहाँ पर आपको बस लाइंस लिखनी पड़ेगी। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर लिखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू एंजाइम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर यहाँ लिखेंगे एंजाइम इंटरमीडिएट टू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फिर लिखेंगे सेपरेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट, यानी ऊपरी ऊपर क्या लिखा जाएगा? एंजाइम और क्रियाद्रव्य से संकुल का बनना, एंजाइम क्रियाद्रव्य संकुल से एंजाइम मध्यवर्ती संकुल का बनना। फिर लिखेंगे एंजाइम उत्पाद संकुल का बनना। फिर लिखेंगे एंजाइम उत्पाद का क्या होना? अलग अलग होना। इसी के साथ अपने कह सकते हैं कि एंजाइम वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखना। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी ज़रूर फॉलो करें। और पीडीएफ जो है इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।